Hello guys, welcome to our new video. This video is related to India's economy and current. ये इस वीडियो के अंदर अपन मेन टॉपिक पे यही है कि जो अपने इंडिया की इकोनॉमी है वो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो कि 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है पूरे अभी करंट के अंदर। तो चलिए अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपने वीडियो की हम स्टार्टिंग करेंगे एक मेन ऑर्गेनाइजेशन से जिसका नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये एक ऐसी एजेंसी है जो कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के जो मॉनेटरी फंड्स हैं उनको रेगुलेट करती है। मतलब जितने भी वर्ल्ड के अंदर जो करेंसी चल रही है, इसके अंदर 191 मेंबर्स हैं। और ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं किसी कंट्री को, तो उसको फंड दे देना, ऐसे यूज़ में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इस्तेमाल में आती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अभी हाल ही के दिनों में एक रिपोर्ट पेश की है जिसके अंदर उन्होंने क्लैरिफाई किया है, वेरीफाई किया है कि इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है, जो कि अभी डेवलपिंग कंट्री है और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और इंडिया ने जापान को आज़ादी के बाद 1947 के बाद ये पहली बार मौका है आज 2025 के अंदर कि अपन कोई फोर्थ पोजीशन पे पहुंचे हैं। इस आर्टिकल के हम देख सकते हैं इंडियाज़ जीडीपी हिट्स 4.3 ट्रिलियन फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। ये एक न्यूज़ कटिंग की रिपोर्ट है। सब पूरे वर्ल्ड मीडिया के अंदर अभी यही खबर चल रही है कि इंडिया ने 4 ट्रिलियन इकोनॉमी क्रॉस कर ली है। अपने प्राइम मिनिस्टर साहब श्री नरेंद्र मोदी साहब का ये सपना है कि इंडिया 2027 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनकर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए पूरे वर्ल्ड के अंदर। और 2047 यानी 2047 तक भारत दुनिया की पहली इकोनॉमी बन जाए, वो भी सब यूएसए चाइना सबको ऊपर पीछे छोड़कर इंडिया फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए और एक डेवलप्ड कंट्री बन जाए। इंडिया को आज फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने में बहुत साल लगे। बहुत ही संघर्षों के बाद इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है। कितने हमने अप्स एंड डाउन्स देखे। 1991 का एलपीजी रिफॉर्म्स, जो कि जब अपने फॉरेन में फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब थे तब उन्होंने एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए। उन एलपीजी रिफॉर्म्स के बदौलत ही आज हम इस पोजीशन पे खड़े हैं कि अपनी फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और मेन बात कि अपना जो फाइनेंस स्ट्रक्चर है पूरी इंडिया का या पूरे भारत का, वो अब धीरे धीरे इतना स्ट्रॉन्ग हो रहा है कि जिससे हम आज 2025 के अंदर फोर्थ पर हैं। और क्या पता कुछ सालों के अंदर ही हम अपन फर्स्ट पोजीशन पर आ जाए। टारगेट इंडिया का हमेशा फर्स्ट पोजीशन ही रहा है और सबसे पहले 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को अचीव करना इंडिया का फर्स्ट टारगेट है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आप देख सकोगे, ये है अपने नीति आयोग के सीईओ जो कि BVR सुब्रमण्यम साहब हैं। इन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग की, उसके अंदर इन्होंने पूरा एकदम वेरीफाई किया कि इंडिया क्रॉस दी 4.3 ट्रिलियन इकोनॉमी इन वर्ल्ड एंड बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये पूरे देश के लिए खुशखबरी की बात है कि अपने जो फाइनेंस स्ट्रक्चर अपन देख रहे हैं, अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि अपन ने जापान को डिफीट कर दिया है 4 ट्रिलियन इकोनॉमी के अंदर। पहले अपन ने जर्मनी को डिफीट किया था 5th पोजीशन के लिए, अब अपन ने 4th पोजीशन के लिए जापान को पूरा नीचे कर दिया है। अब मेन बात है, अब अपन के सामने दो कंट्रीज़ और हैं, एक तो चाइना और एक यूएसए। सबसे बड़ी एक इकोनॉमी अपन को पता ही है यूएसए है, 16 ट्रिलियन की इकोनॉमी अपने पता है चाइना है। एक चीज़ मैं आपको नोट करना चाहूँगा कि सबसे पहले बात आती है टैक्स की। ये जो अपनी ये 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बनी है, ये ऐसे वैसे से नहीं है बनी है, ये अपने टैक्स से बनी है। टैक्स किसका? जो रिचेस्ट पर्सन्स देते हैं, जो अपन नॉर्मल पीपल्स देते हैं, जो मिडिल क्लास देती है। इन टैक्स से जो हाई टैक्सेस अपन पे करते हैं या लो टैक्सेस अपन पे करते हैं, उन टैक्सेस के बदौलत ही आज इंडिया 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनी है।
और मेरे मानने में टैक्स अच्छे भी होते हैं, टैक्स बुरे भी होते हैं, वो सबकी अलग अलग राय है, पर मेरे मानने में टैक्स अच्छे होते हैं। क्योंकि जो अपने इंडिया पाक वॉर देखी थी अभी, उसके अंदर जो S-400 मिसाइल सिस्टम था वो कैसे अपने टैक्स के पैसों से आया था, वैसे ही आज 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनी है। इस 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी के बेसिस पर ही जो वर्ल्ड की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, बड़ी बड़ी MNCs है, वो इंडिया के अंदर आएगी, इन्वेस्ट करेगी, क्योंकि उनको पता है इतनी लार्जेस्ट इकोनॉमी मतलब ये डेवलप्ड कंट्री है, ये डेवलपिंग कंट्री कभी ना कभी डेवलप्ड होगी और उससे उनकी इन्वेस्टमेंट होगी और अपने भी इन्वेस्टमेंट होगी। इसीलिए ये टैक्सेस, हाई टैक्सेस इंडियन गवर्नमेंट या हाई टैरिफ्स इंडियन गवर्नमेंट अदर फॉरेन कंट्रीज़ पर लगाती है, जिससे कि रेवेन्यू जनरेट हो, और रेवेन्यू जनरेट होने से अपने इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। तो मेरे मायना एक ही है कि जो टैक्स इज इक्वल्स टू क्या है, इकोनॉमी है। आप में से कुछ सब्सक्राइबर होंगे, उनको कुछ को टैक्स नहीं पता होगा, कुछ बिगनर्स होंगे, तो टैक्स मैं बता दूं, जो आपकी इनकम होती है, जो आप इनकम या रेवेन्यू जनरेट करते हो, जैसे कोई सैलरी पर्सन होता है, कोई बिजनेसमैन होता है, कहीं आप स्टॉक से लेते हो, कहीं आप किसी फैंटेसी के अंदर इन्वेस्ट करते हो, और उससे आपको जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो आपकी इनकम हो गई। जो भी आप वर्क करते हो, बिजनेस करते हो, वो आपकी इनकम है। वहाँ से जो पेमेंट आती है आप वो, अब उसके अंदर जब आप 12 लैक्स के ऊपर, मतलब आप 12 लाख की इनकम से ज़्यादा अगर कमाते हो, तो सरकार आपके ऊपर टैक्स लगाती है। टैक्स कैसे कि जो 12 लाख की इनकम से ज़्यादा कमाएगा उसके लिए एक अलग टैक्स स्लैब बना रखी है, 5% की, 12% की, 28% की। जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है, आपके ऊपर टैक्स परसेंटेज भी बढ़ता जाता है। तो जो आपकी इनकम है उसके ऊपर टैक्स डिपेंड करता है कि आप कितना टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करोगे। यह टैक्स आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से पे कर सकते हो। जैसे डायरेक्टली कैसे, कि जैसे आपने जो इनकम टैक्स रिटर्न भरा या इनकम टैक्स भरा, वो आप डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे रहे हो। दूसरा आ जाता है इनडायरेक्टली, जैसे आपने कोई भी चीज़ परचेज़ की, जैसे साबुन, टूथब्रश, कोई भी लैंड परचेज़ किया आपने, कोई भी बिल्डिंग परचेज़ की, किसी बिल्डिंग को रेंट पे लिया, कोई भी और सामान, कई रेस्टोरेंट के अंदर आप खाना खा रहे हो, तो वो क्या है कि आप उसके अंदर, जो रेस्टोरेंट का मालिक है वो सरकार को टैक्स पे करता है, आप डायरेक्टली सरकार को टैक्स नहीं पे करते। जैसे आपने साबुन ली, तो आप साबुन को ही डायरेक्ट थोड़ा ना टैक्स, क्या नाम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनकम टैक्स ऑफिस के अंदर जाके आप डायरेक्ट टैक्स करोगे। आप किसी जो शॉपकीपर है उसको पेमेंट दोगे, वो उस टैक्स को इंक्लूड करके आपको वो उस रेट पे बेचेगा। उस जो प्रोडक्ट है उसकी एमआरपी के साथ वो टैक्स जो आप सुनते हो प्लस जीएसटी, विद जीएसटी, या कभी आप सुनते हो विदाउट जीएसटी, मतलब उसके अंदर जीएसटी कभी नहीं लगती, क्योंकि अगर वो मिनिमम प्राइस के अंदर है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगती, अगर ज़्यादा प्राइस के अंदर है तो उसके ऊपर जीएसटी जो भी परसेंटेज बेसिस होता है। इस इकोनॉमी की खुशी के लिए मैं सबसे बड़ा हकदार भी मानता हूँ अपने जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, मिसेस निर्मला सीतारमन, जो कि अपनी फॉरेन मिनिस्टर है। इनकी जो बजट है, आज 8-9 साल से ये अपने फॉरेन मिनिस्टर बने हुए हैं। इन्होंने ये जो बजट पेश किए हैं, इस बजट के अंदर जो फॉरेन के जो अपनी करेंसी ज़्यादा जनरेट हो, ऐसा उन्होंने बजट इस बार पेश किया, जिससे कि इंडिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आए। इस इन्वेस्टमेंट से क्या होता है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन करेंसी अगर इंडिया के अंदर आएगी, तो इंडिया के जो रुपीज़ है उसकी भी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अभी हाल फिलहाल के अंदर एक न्यूज़ आई थी कि इंडिया के जो इंडियन रुपीज़ है वो यूएस डॉलर्स के मुताबिक थोड़े डिक्रीज़ होने लग गए। अभी मेरे हिसाब से, मैंने अभी करंट के अंदर देखा नहीं है, जो एक यूएस डॉलर है उसकी कीमत शायद तक 82.34 रुपीज़ के इक्वल्स है। वो मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा। तो वो $1 की कीमत आपने सुन लिया 82 रुपये है। अभी तो और ज़्यादा बढ़ गई थी, बीच कम भी हो गई। बीच में आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो लाइसेंस राज है, आप में से कुछ तो जानते भी नहीं होंगे लाइसेंस राज क्या है। ये लाइसेंस राज जब अपना देश आज़ाद हुआ था तब से लागू है। और इसके अंदर क्या होता था कि जब 1947 से लेकर 1991 तक ऐसे होता था कि जो MNC कंपनीज़ थी, जो कि फॉरेन कंपनीज़ थी, वो इंडिया के अंदर आती थी, तो उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लाइसेंस लेना पड़ता था। और ये लाइसेंस प्रोसेस इतना लंबा चौड़ा था कि कई कंपनीज़ तो आ ही नहीं सकती थी। मतलब लाइसेंस राज इस तरह से था कि मतलब पूरे भारत के अंदर जो भारत की टेरिटरी है, इसके अंदर सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज ही रेगुलेट कर सकती थी, प्राइवेट कंपनीज आ भी नहीं सकती थी। कोई गिनी चुनी, कोई टाटा कंसल्टेंसी जो कि इंडिया की कंपनी थी, वो ही रह सकती थी। अब अपन को पता है कि जो
जिस कंट्री के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आती उसकी इकोनॉमी डिक्रीज़ होती रहती है। तो उस कारण 1991 के अंदर जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने लाइसेंस राज को एकदम एबॉलिश कर दिया और न्यू एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया और इंडिया की इकोनॉमी का पूरा फेस स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया। तभी आज अपन 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी पर आज अपन खड़े हैं। तो इसका श्रेय सबसे पहले अपन अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह को देना चाहिए। इस न्यूज़ आर्टिकल के अंदर आप पढ़ सकते हो इंडियाज़ जीडीपी क्रॉसेस 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब इंडिया ने पहली बार 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी को क्रॉस किया है और 4th पोजीशन पे आज इंडिया काबिज़ हो चुकी है। तो इसका श्रेय अपन सबसे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को और अपने जो करंट प्राइम मिनिस्टर साहब हैं नरेंद्र मोदी साहब को, इन दो को मेन जो अपने श्रेय देना चाहिए। ये जो ग्रोइंग हो रही है इंडिया की, ये सबसे पहले इसका श्रेय सबसे पहले मिलना चाहिए पूरे देश की जनता को, क्योंकि उन्होंने हाई टैक्सेस पे करके और इंडिया की इकोनॉमी को जो आज बूस्ट मिल रहा है वो देश की जनता को मिल रहा है। इससे क्या होगा, इस इकोनॉमी जनरेट से क्या होगा, इस इकोनॉमी के ग्रोइंग से अपने को क्या मिलेगा कि इससे जो देश की अर्थव्यवस्था बढ़ी है उसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, देश के अंदर न्यू स्कूल्स खुलेंगी, देश के अंदर न्यू एमएनसी कंपनीज आएगी, न्यू फॉरेन कंपनीज आएंगी, उनसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलेगा और उससे इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप होगा। ये पूरे इंडिया के लिए खुशी की बात है और मैं तो चाहता हूँ कि इंडिया इसी साल फर्स्ट पोजीशन पे और सभी कंट्रीज़ को पीछे छोड़ के, जो 191 कंट्रीज़ है उन सब को पीछे छोड़ के इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए और आईएमएफ की रिपोर्ट एक दिन पेश हो के इंडिया टचेस दी फर्स्ट पोजीशन एट वर्ल्ड इकोनॉमी। तो इसी वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।